बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य में बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, कल आपका पेपर है। तो HND 104 वाला जो कोड होता है, यानी कि पेपर नंबर 1 कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाला एक प्रकार से जो प्रश्न होते हैं बनने वाले पेपर 1 से, उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य HND 104 का ये मॉडल पेपर है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, और 2022 वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है। वो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे बाहर आपका कुछ आने वाने वाला है नहीं, तो आप परेशान नहीं होइएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले कार्यालय हिंदी के और भी मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको भी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया? राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या आशय है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? राजभाषा। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रभाषा, भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा आपसे पूछेगा तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। यही भाषा जो होती है, कोई सबसे पहले देखें, सबसे पहले किसका विकास होता है? बोली का विकास होता है। बोली के बाद में क्या बनती है? बोली के बाद में बनती है वो भाषा। और भाषा का जब पारिष्कृत हो जाती है, पारिनिष्ठित हो जाती है, उसके बाद में क्या बन जाती है? वो मानक भाषा बन जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। संपर्क भाषा, जैसे कि जो आम लोग या फिर एक प्रकार से एक कार्यालय दूसरे कार्यालय में जिस भाषा में संपर्क साधते हैं, वो संपर्क भाषा कहलाती है, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न आएगा, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न अगला है, संसद की कार्रवाई हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संसद की कार्रवाई जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, ये बात अनुच्छेद 120 के फर्स्ट में कही गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया भैया? राजभाषा आयोग का गठन हुआ है 1955 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कानून यानी विधि मंत्रालय में स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? बताएं। तो उसकी स्थापना कब की गई थी भैया? 1975 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की विशेषता है। कार्यालयी हिंदी की क्या विशेषता है बताएं। कार्यालयी हिंदी की विशेषता है भैया निर्वैयक्तिकता, तथ्यों में स्वापूर्णता और स्पष्टता, और असंदिग्धता। ये सब कार्यालयी हिंदी की विशेषता हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कार्यालयी हिंदी में शब्दों का केवल क्या स्वीकार किया जाता है? लक्षार्थ या वाच्यार्थ या अभिधार्थ या शब्दार्थ? तो अभिधार्थ एक प्रकार से स्वीकार किया जाता है। अभिधार्थ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो अभिधा मतलब होता है जैसे जो बात मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे उसी का मतलब वही हो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी जो शब्द मैं बोलूँ उसका मतलब सीधा वही है। लेकिन लक्षणा और व्यंजना में क्या होता है कि जो बातें आप बोल रहे होते हैं उसका अर्थ, जैसे मुहावरा, सूक्ति, ये होती हैं। जैसे कि आप बोलते होंगे कि जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब क्या ये बात हमेशा लाठी और भैंस पर ही जो है सही होती? नहीं, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। यानी जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका रूप होता है। तो साधारण बोलचाल में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा होती है अनौपचारिक भाषा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 344 में कहा गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक का जो भाग है, ये भाग 17 एक प्रकार से भारतीय संविधान का है। और इस भाग में भाषा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी गई हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है परीक्षा में कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1976 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे।
अच्छा, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान के द्वारा स्वीकृत है उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। राजऋषि टंडन किस राजभाषा हेतु समर्थन कर रहे थे? तो राजऋषि टंडन जो है हिंदी भाषा के लिए समर्थन कर रहे थे संविधान सभा में। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ? तो अगस्त 1946 को पारित हो गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1956 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? वैसे राजभाषा आयोग का गठन शुरुआत 1955 से हो चुकी थी, लेकिन जो है मुख्य रूप से उसकी शुरुआत 1956 में हुई। तो 1956 में जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया भाई? तो बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर को बनाया गया। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो देखें, इसमें जो है आपकी 18 भाषाओं में, यानी देखें सबसे पहले 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद में एक भाषा और जुड़ती है सिंधी भाषा। फिर सिंधी के बाद में 3 भाषा और जुड़ती है नमक। नमक मतलब कि क्या होती है? अब 14 4 18 ही हो गए। अब यही 3 भाषा इसमें से जुड़ी थी। नमक, नमक का मतलब क्या होता है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषा जोड़ी गई, तब 18 भाषा हुई, ठीक है, प्लस 3। फिर उसके बाद में 4 भाषा जोड़ी गई थी बोडो मास नाम से। तो बो मतलब बोडो और डो मतलब डोगरी, और जो है यम का मतलब होता है मैथिली, और सा का मतलब संथाली। तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी ये 4 भाषा बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो 22 भाषाएं कुल मिलाकर के हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है भैया? ब्राह्मी लिपि, एक प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन है? तो उनका नाम है रेवरेंट हैरिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? राजभाषा का सही अर्थ है सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रिवीजन क्लास के तौर पर आप ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? बताएं। संविधान के अनुच्छेद 344 के फर्स्ट के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था भैया? 1955 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 7 जून 1955 को, ठीक है, क्लियर। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। 1956 में बेसिकली इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, गुजरात के राजा थे जयभट्ट, और 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास उन्हीं के शिलालेख में देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। देवनागरी एक लिपि है जो कि हिंदी भाषा लिखी जाती है, जिसमें जो लिपि आपके समक्ष लिखी हुई दिखाई पड़ रही स्क्रीन पर, ये है देवनागरी लिपि। जैसे ये राम मैंने लिख दिया, राम देवनागरी लिपि है, और ये राम मैंने लिख दिया, ये क्या है? ये रोमन लिपि है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी है अपनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागरी परचाड़ी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? नागरी परचाड़ी सभा के प्रथम सभापति जो थे राधा कृष्ण दास जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 16 जुलाई 1893 को नागरी परचाड़ी सभा का एक प्रकार से स्थापना करी गई। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि महामंत्री थी बेसिकली। पहले अध्यक्ष इसके जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। संस्थापक की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन लगा सकते हैं आप। मदन मोहन मालवीय इसके पहले अध्यक्ष थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के। संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन थे और महामंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक, पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि के क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कार्यालय हिंदी के नाम से जानते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें, कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं सॉरी बहुत तबीयत खराब है। पढ़ाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है कि 2-3 दिन सर जी रेस्ट कर लीजिए, लेकिन क्या है कि आपकी परीक्षा लगी हुई है। अभी परीक्षा वाले चुनाव के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी परीक्षा करवा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सही से ना सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और ना ही एक प्रकार से विधिवत तरीके से एक रेस्ट मिल पाता है कि आपके लिए 2-3 दिन में रेस्ट करूँ, उसके बाद में फिर एक नए जोश के साथ आऊँ। लेकिन मैं आराम एक प्रकार से परीक्षा के दौरान आराम हराम समझता हूँ, ठीक है। जैसे
राम काज कीन्हे मोहि मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ठीक है। जब जात पवन सुत देवन देखा जानहि कहु बल बुद्ध विसेखा। ठीक है। आप देखेंगे तो वहाँ पर मैनाक पर्वत आता है, वो निकलता है और कहता है कि मुझ पर विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो ऐसे ही आप लोगों का काम मेरे लिए ठीक उसी प्रकार से है कि मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है। विश्राम लूँगा अब जब आपकी परीक्षा संपन्न होगी तभी। ठीक है। अब इस बीच चाहे जो हो जाए, मैं एकदम से अपने जुनून को कम कभी नहीं करने देता हूँ। आपके कमेंट जब आते हैं और आप लोग जब भारी संख्या में वीडियो को देखते हैं, मैं गदगद हो जाता हूँ और मोटिवेशन लेवल जो है एकदम से पीक पर पहुँच जाता है और मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। ये आपका टैलेंट है कि आप मुझको एक प्रकार से वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं और यही टैलेंट एक प्रकार से आपका चाहिए, यही भाव चाहिए, इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। यही एक प्रकार से मैं सोचता हूँ और यही आपसे भी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, अपने माता-पिता का, अपने गाँव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। देखिए, यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालयी हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन किसका है? यह कथन चतुर्भुज सहाय का है। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी और आगे प्रश्नों को मैंने रखा है, नए नए प्रश्नों को रखा है। अगला क्वेश्चन से प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर बताएं। सर्कुलर का हिंदी रूपांतरण क्या है? परिपत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वित्त किस अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है? वित्त को अंग्रेजी में फाइनेंस बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? संप्रतीकक, संप्रतीतक जो है ग्राफिक्स का हिंदी रूपांतर है, बी ऑप्शन। न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द कौन सा है? पोषण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में नहीं। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर सूरजभान सिंह जी का है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द सामान्य एवं परिभाषिक दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। तो जो शब्द सामान्य और परिभाषिक रूप से दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं उसको बोलते हैं अर्ध परिभाषिक शब्द। ऑप्शन नंबर वो होते हैं अर्धपरिभाषिक शब्द। जो शब्द सामान्य और परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं अर्धपरिभाषिक शब्द बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की विशेषता नहीं है, बताएं। तो बहुअर्थकता परिभाषिक शब्दावली की विशेषता नहीं होती है। परिभाषिक शब्दावली के एक ही अर्थ होते हैं, अस्पष्टता, उर्वरता और अनन्यता, ये एक प्रकार से इसके शब्दावली की विशेषता, जबकि बहुअर्थकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है जो है एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? एब्डिकेशन के लिए पदत्याग शब्द हिंदी में प्रयोग होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है अभिकरण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा अहिंदी प्रदेश है, बताएं। इनमें से कौन सा प्रदेश अहिंदी प्रदेश है, फटाफट से आप बताएंगे। अहिंदी प्रदेश इनमें से कौन सा है? आप देखेंगे मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, लिखी भी जाती है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। इसमें से मेघालय जो है उसमें मलयालम बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मलयालम, सॉरी मेघालय जो है ये अहिंदी भाषी प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य है? हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य है भैया? हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा जो होती है उसी को हिंदुस्तानी बोलते हैं। संविधान सभा में एक प्रकार से इसका भी बात करी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी प्रश्न आपसे पूछता है, प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आता है तो मैंने सोचा इसको ऐसे बता दूंगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो भारत की संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये एक प्रकार से राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इसको भाग 3 भाग 17 भी कहा जाता है भारतीय संविधान का। ठीक है, भाग 17 क्लियर, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने किसका समर्थन किया? संविधान सभा में जब भी भाषाओं की बात हो रही थी कि भारत की राजभाषा क्या होगी तो जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था हिंदुस्तानी का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हिंदू मुस्लिम दोनों के उतने जबरदस्त नेता थे, दोनों लोग उनको मानते थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का आदेश था।
केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का जो आदेश था, ये राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा आदेश दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई, बताएं। राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 8 जनवरी 1968 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो राजभाषा संशोधन विधेयक पारित हुआ था 1967 में, उसमें एक प्रकार से दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एजेंडा का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है, कार्यसूची। ठीक है। मस्टर रोल का हिंदी अर्थ क्या होता है, उपस्थिति पंजिका। ये सब प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा होता है, सूचना शब्द। ठीक है, या संचार शब्द कम्युनिकेशन के लिए, या संसूचना। ठीक है, संसूचना या संचार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 22 भाषाएं हैं। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रश्न पूछा था कि परिभाषित शब्दावली बनाने का काम व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, तो डॉक्टर रघुवीर सहाय ने आरंभ किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है भैया, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक होता है। सरकारी पत्रों में जो है, देखिए, नम्रता जरूरी होती है सरकारी पत्रों में, संक्षिप्तता भी जरूरी होती है, शिष्टता भी जरूरी होती है, लेकिन सरकारी पत्रों में आप व्यक्तिगत शैली में सरकारी पत्र नहीं लिख सकते हैं, व्यक्तिगत शैली में नहीं लिख सकते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों में संशोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो संबोधन के लिए महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। सरकारी पत्र में संबोधन से पूर्व विषय का उल्लेख करते हैं, संबोधन से पूर्व। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद और पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, तो सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद और पता लिखने के बाद में विषय लिखा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, भवदीय शब्द। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी कृत रूप क्या है। डेमी ऑफिशियल लेटर्स का हिंदी कृत जो रूप है वो है अर्धशासकीय पत्र, हिंदी में बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सर्वाधिक सरल प्रकाशन किन पत्रिकाओं का माना जाता है। सर्वाधिक सरल जो है प्रकाशन किन पत्रिकाओं का माना जाता है, तो सर्वाधिक सरल प्रकाशन जो है ये फिल्मी पत्रिकाओं का माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पत्रकारिता की भाषा में समाचार को निम्न में से अन्य क्या कहा जाता है, तो पत्रकारिता की भाषा में समाचार को संवाद भी कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हेडलाइन का मतलब क्या होता है। हेडलाइन का मतलब होता है मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, समाचार शीर्षक के नीचे दी जाने वाली पंक्ति क्या कहलाती है। समाचार शीर्षक के नीचे दी जाने वाली जो पंक्ति होती है उसको क्रेडिट लाइन बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार वर्गीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं। समाचार वर्गीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, स्तंभ नियोजन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से या मुख्य शीर्षक के ऊतक छोटे टाइप में दिया गया शीर्षक होता है। मुख्य शीर्षक के ऊतक छोटे टाइप में, मुख्य शीर्षक के ऊपर, मुख्य शीर्षक के ऊपर छोटे टाइप में दिया गया जो शीर्षक होता है उसको बोलते हैं कपाली शीर्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माल मंगाने हेतु अपनी दुकान में क्या लिखेंगे आप। अगर आपको अपनी दुकान में सौदा मंगवाना है, माल मंगाना है, तो आप क्या लिखेंगे, व्यापारिक पत्र लिखेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सरकारी कार्यालयों में आपसी पत्राचार हेतु पत्र लिखे जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में आपसी पत्राचार के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात करता है आपसी पत्राचार के लिए, मतलब कि आपस में बातचीत करने के लिए, तो वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय में आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्यालय आदेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। विस्तारण में किस पुरुष शैली का मतलब किस पुरुष का प्रयोग होना चाहिए? विस्तारण में किस पुरुष का प्रयोग होना चाहिए भैया? विस्तारण में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पल्लवन का क्या अर्थ होता है? पल्लवन का मतलब होता है विस्तार से लिखना। तो पल्लवन का अर्थ है पल्लवन उत्पन्न करना, अर्थात विषय विस्तार करना। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर हरदेव बाहरी का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, कुशल विस्तारक में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक है? कुशल विस्तारक में सबसे इंपॉर्टेंट है तटस्थता का होना। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पल्लवन हेतु उपयुक्त शैली कौन सी है? पल्लवन हेतु उपयुक्त शैली है व्यास शैली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसका पल्लवन नहीं हो सकता है? तो किसका पल्लवन नहीं हो सकता भैया? मुहावरों का पल्लवन नहीं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इनमें से क्या पल्लवन लेखन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से टीका टिप्पणियों का प्रयोग पल्लवन लेखन में नहीं कर सकते हैं, बाकी कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग पल्लवन लिखने में कर सकते हैं आप। पल्लवन के बाद क्या स्थिति होती है? पल्लवन के बाद की स्थिति होती है वाक्य को समझने में सुगमता हो जाती है। वाक्य को समझने में सुगमता होती है पल्लवन के बाद में। भाषा की राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। और लिपि कौन सी है राज की? देवनागरी लिपि है। पल्लवन को अन्य किस नाम से जानते हैं? पल्लवन प्रक्रिया को, पल्लवन प्रक्रिया को विशुद्धिकरण और भाव विस्तारण भी कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा और बा दोनों। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है उसको? प्रारूपण बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यालयी कार्य में नोटिंग का क्या मतलब होता है? कार्यालयी कार्य में नोटिंग का मतलब होता है टिप्पण लिखना। ठीक है, टिप्पण लिखना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे। अगला प्रश्न ये देखेंगे, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है? अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति जो है ये सामान्य टिप्पण की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टिप्पण कई प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण, जो है सामान्य टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण। ठीक है, तो अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति ये सामान्य टिप्पण की है। परीक्षा में प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया था। अच्छा, संक्षेपण किस शैली में लिखा जाता है? संक्षेपण समास शैली में लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे परीक्षा में कि प्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रेसी का मतलब होता है परसिया या प्रेसी, इसका मतलब होता है संक्षेपण। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कॉन्टिंजेंट नोटिंग हिंदी का रूपांतरित रूप है। मतलब कॉन्टिंजेंट या कॉन्टिंजेंट जो नोटिंग होता है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? अनुसांगिक टिप्पण। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मिनट किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है। मिनट जो होता है ये मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को ही एक प्रकार से क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। सॉरी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चले, प्रश्न है, प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतरण क्या है? बताएं। प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतरण है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसिया के बारे में अगर बोलूँ तो परसिया संक्षेपण को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? परसिया संक्षेपण को बोलते हैं, ये बात ध्यान है। अच्छा, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? लगभग 1/3 कम शब्दों में लिखना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो प्रेसी या परसिया शब्द है ये संक्षेपण, इसका मतलब होता है एक जो है नोटिंग का मतलब टिप्पण होता है, टिप्पणी। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन लेखन में किस पुरुष का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिवेदन लेखन में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कीबोर्ड माउस और मॉनिटर किसके भाग हैं? कीबोर्ड माउस और मॉनिटर ये सब किसके भाग है भैया? कीबोर्ड माउस और मॉनिटर बताएं, हार्डवेयर के हैं कि सॉफ्टवेयर के? ये सब ये एक प्रकार से कंप्यूटर के भाग हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये सब भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ पर इकट्ठा होता है? मेमोरी में इकट्ठा होता है। मॉनिटर का काम करता है, मॉनिटर डाटा को डिस्प्ले करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है सीपीयू का, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है, बताएं। अच्छा, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने की वाली डिवाइस जो होती है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है भैया? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वेबेज कौन है? चार्ल्स वेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? अबेकस को, बिल्कुल पहला कंप्यूटर है अबेकस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के भाग होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र स्थित है कहाँ पर? पूना में स्थित है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ISI-JUA नाम का कंप्यूटर जो है इसका विकास किया गया था। भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था ये, 1966 में इसका विकास हुआ था। अच्छा, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब से हुई है? 1952 से हुई है, ओके। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ा जाए तो बस इतने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बात ध्यान रखेंगे, ओके। नेटवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेटवर्क को हिंदी में, नेटवर्क ही बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं? इंटरनेट जो होता है ये एक प्रकार से नेटवर्क का नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है इंटरनेट को, ठीक है। सूचना के संचार के लिए बनाई गई एक विशेष प्रणाली होती है इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, हिंदी में इंटरनेट को क्या कहते हैं? विश्व जाल बोलते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, रतन, शब्द रतन, सुलेख, संगम, ये सब अक्षर, ये सब क्या हैं? ये सब हिंदी के सॉफ्टवेयर हैं, शब्द रतन, सुलेख, संगम, अक्षर, ध्यान रखिएगा, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है, 105 वाले कोड वाले पेपर में।